हेलो, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आप सभी मित्र कैसे हैं? और आप सभी को अपने चैनल यूजीसी नेट साहित्य संदेश में स्वागत है। और यदि अभी तक आप अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए हम आज क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे पार्ट 3। मैं आपको बता दूं कि इस आचार्य शुक्ल पे 2 क्लास पहले हो चुकी है। ये हमारी तीसरी क्लास है। आज हम शुरू करेंगे आदिकाल। आज हमारा शुरू होगा आदिकाल से और हम चलिए अब पढ़ना स्टार्ट करते हैं। आदिकाल, ये प्रकरण 1, सामान्य परिचय। आपको पता है कि हम आचार्य शुक्ल के कितने प्रकरण हैं और कितने नहीं हैं, ये सारे हम पहले पढ़ चुके हैं। यदि आप में से किसी को भी डाउट हो कि प्रकरण समझ में नहीं आ रहा है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मैं सिर्फ प्रकरण पे अलग से एक वीडियो बनाऊँगी। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था में शुक्ल जी कहते हैं, प्राकृत की अंतिम अवस्था से ही हिंदी साहित्य का आविर्भाव माना जाता है। आचार्य शुक्ल कहते हैं कि प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से ही हिंदी साहित्य का आविर्भाव माना जा सकता है। उस समय जैसे गाथा कहने से प्राकृत का बोध होता था, वैसे ही दोहा या दुहा कहने से अपभ्रंश या प्रचलित काव्य भाषा का पद्य समझा जाता था। अपभ्रंश या प्राकृत भाष हिंदी के पदों का सबसे पुराना पता तांत्रिक और योगमार्गी बौद्ध सांप्रदायिक रचनाओं के भीतर विक्रम सती की 7वीं शताब्दी के अंतिम चरण में लगता है। दोस्तों, आप ये सोच रहे हैं यहाँ हाईलाइट इतना क्यों करा हुआ है? ये हाईलाइट इसलिए किया हुआ है क्योंकि ये कई बार रिपीट हुआ है। यह बात बहुत बार आगे हम देखेंगे, आगे जितने प्रकरण हैं आगे और आगे कई बार शुक्ल जी ये बार बार दोहराते हैं। और जब कोई भी पुस्तक में और एक ही चीज़ को बार बार दोहराया गया हो कि किस तरह से प्राकृत और अंतिम अपभ्रंश अवस्था को हम क्या कहते हैं, ये और बार बार ये क्वेश्चन पूछा भी गया हुआ है, तो ये हम लोगों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है कि ये एनटीए पूछ भी सकता है। आगे चलते हैं। मुंज और भोज के समय संवत 1050 से के लगभग तो ऐसी अपभ्रंश या पुरानी हिंदी का पूरा प्रचार शुद्ध साहित्य का काव्य संरचनाओं में भी पाया जाता है। अतः हिंदी साहित्य का आदिकाल संवत 1050 से लेकर संवत 1375 तक अर्थात महाराज भोज के समय से लेकर हम्मीर के समय के कुछ पीछे तक माना जा सकता है। यदि जनश्रुति इस काल का आरंभ और पीछे ले जाती है और संवत 770 में भोज के पूर्व पुरुष राजा मान के सभासद पुष्य नामक किसी बंदीजन का दोहों में एक अलंकार ग्रंथ लिखना बताती है, पर इसका कहीं कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं है। यहाँ कहते हैं कि यहाँ उनको जनश्रुति यहाँ मिलता है उनको कभी, और मुंज और भोज के समय 1050 से लगभग तो ऐसी अपभ्रंश या पुरानी हिंदी का पूरा प्रचार शुद्ध साहित्य काव्य रचनाओं में भी पाया जाता है, लेकिन इसका जो कोई पुख्ता सबूत इनको नहीं मिलता। आगे देखते हैं। आदिकाल की दीर्घ परंपरा के बीच 150 वर्षों के भीतर तो रचना की किसी विशेष प्रवृत्ति का निश्चय नहीं होता है। धर्म, नीति, श्रृंगार और वीर सब प्रकार की रचनाएं दोहों में मिलती है। इस अनिर्दिष्ट लोकप्रिय प्रवृत्ति के उपरांत जब मुसलमानों को चढ़ाइयों का प्रारंभ होता है, तब से हम हिंदी साहित्य की प्रवृत्ति का विशेष रूप से बांधती हुई पाते हैं। राजश्रुति कवि और चारण जिस प्रकार नीति, श्रृंगार और आदि के फुटकल दोहे राज्य सभाओं में सुनाया करते थे, उसी प्रकार अपने आश्रयदाता राजाओं के पराक्रमपूर्ण चरित्रों या गाथाओं का वर्णन भी किया करते थे। यही प्रबंध परंपरा रासों के नाम से पाई जाती है, जिसे लक्ष्य करके इस काल को हमने वीर गाथा काल कहा। तो साथियों, आप देख सकते हैं कि आचार्य शुक्ल बताते हैं वो किस तरह यहाँ पे आदिकाल और वीरगाथा काल कैसे वो कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। दूसरी बात इस आदिकाल के संबंध में ध्यान देने की यह है कि इस काल की जो साहित्यिक सामग्री प्राप्त होती है, यानी कि आदिकाल की जो साहित्यिक सामग्री प्राप्त होती है उसमें कुछ तो असंदिग्ध है और कुछ संदिग्ध है। असंदिग्ध सामग्री जो कुछ प्राप्त है उसकी भाषा अपभ्रंश है। जो उन्हें मिली है सामग्रियाँ और पुस्तक पांडुलिपियाँ जो भी मिली होंगी शुक्ल को, तो उसमें जो भाषा है उसकी अपभ्रंश भाषा है, अर्थात प्राकृता भाषा। प्राकृत की रूढ़ी में बहुत कुछ बद्ध हिंदी है। इस अपभ्रंश या प्राकृता भाषा हिंदी का अभिप्राय यह है कि यह उस समय की ठीक बोलचाल की भाषा नहीं है जिस समय की इनकी रचनाएं मिलती हैं।
यह उस समय के कवियों की भाषा है। कवियों ने काव्य परंपरा के अनुसार साहित्यिक प्राकृत के पुराने शब्द तो लिए ही हैं, जैसे पीछे कि हिंदी में तत्सम संस्कृत शब्द लिए जाने लगे हैं। विभक्तियों, कारक चिन्ह और क्रियाओं के रूप आदि भी बहुत कुछ अपने समय से कई सौ वर्ष पुराने रखे हैं। बोलचाल की भाषा घिस घिसाकर बिल्कुल जिस रूप में आ गई थी, सारा वही रूप ना लेकर कवि और चारण आदि भाषा का बहुत कुछ वह रूप व्यवहार में लाते थे जो उनसे 100 वर्ष पहले से कवि परंपरा रखती चली आती थी। अपभ्रंश के जो नमूने हमें पद्यों में मिलते हैं, वे उस काव्य भाषा के हैं जो अपने पुरानेपन के कारण बोलने की भाषा से कुछ अलग बहुत दिन तक, आदि काल के अंत क्या उसके कुछ पीछे तक पोथियों में चलती रही। विक्रम की 14वीं शताब्दी के मध्य में एक और तो पुरानी परंपरा के कई कवि संभवतः सारंगधर हम्मीर की वीरता का वर्णन ऐसी भाषा में कर रहे थे। इनकी भाषा भी प्राकृताभास थी। और वो कैसी थी, और ये पंक्ति भी बहुत इम्पोर्टेंट है, आप कहीं भी इसे लिख कर रख लीजिएगा क्योंकि कई बार पूछा जा चुका है। चलिया वीर हमीर पाभर मेड़ी कंपई दिग्भंग रह अंधार धुली सुरर अच्छाई ही। या दूसरी ओर खुसरो मियाँ दिल्ली में पीछे ऐसी बोलचाल की भाषा में पहेलियाँ और मुकरियाँ कर रहे थे। एक नर ने अचरज किया, सांप मार पिंजड़े में दिया। एक नर ने अचरज किया, सांप मार पिंजड़े में दिया। इस प्रकार 15वीं शताब्दी में एक तो विद्यापति बोलचाल की मैथिली के अतिरिक्त इस प्रकार की प्राकृताभास पुरानी काव्य भाषा भी बनते रहे। बालचंद विजयवड़ भाषा दुहू नहीं लग गई दुज्जन हासा, और दूसरी ओर कबीरदास अपनी अटपटी बाणी इस बोली में सुना रहे थे। अगिन जो लागी नीर में कंदो जलिया झारी, उत्तर दक्षिण के पंडित रहे बिचारी बिचारी। सारांश यह है, शुक्ल जी कहते हैं, और जितने भी ये सारांश हैं ये शुक्ल जी जितने हम ऊपर पढ़ चुके अभी तक आगे जो हम पढ़े हैं, माफ़ कीजिएगा दोस्तों, अभी तक जो हम ऊपर पढ़ चुके हैं उसका सारांश छोटी सी शब्दों में शुक्ल जी कहते हैं कि सारांश यह है कि अपभ्रंश की यह परंपरा विक्रम की 15वीं शताब्दी के मध्य तक चलती रही। एक ही कवि विद्यापति ने 2 प्रकार की भाषा का व्यवहार किया, पुरानी का अपभ्रंश भाषा और बोलचाल की देसी भाषा और पुरानी बोलचाल की भाषा। एक ही कवि आगे देखते हैं। इन दोनों भाषाओं का भेद विद्यापति ने स्पष्ट रूप से सूचित किया है। इन्होंने कहा, और आप किसी भी वर्ष का पेपर उठा के देख लीजिए, ये कितना बार पूछा गया है एनटीए में, आप बता नहीं सकते। देसिल अवना सबजन मिठा ते तेसन जपो अवहट्टा। ये हम जितने पुराने में 2018 के पेपर से लेकर अब तक में कई बार इसे कभी कुट में, कभी सेकंड शिफ्ट में, कभी फर्स्ट शिफ्ट में, कभी सेकंड शिफ्ट में, ये पंक्ति हर बार आता ही आता है। और ये इतना महत्वपूर्ण है कि आप इसे रट डालिए, आपको भूलना ही नहीं है कि यह आचार्य शुक्ल की पुस्तक में आपको विद्यापति का ये पंक्ति है, देसिल बना सबजन मिठा ते तेसन जपो अवहट्टा। अर्थात देसी भाषा बोलचाल की भाषा, देसी भाषा मीन्स की बोलचाल की भाषा सबको मीठी लगती है। हम जो बोलचाल की भाषा बोलते हैं हमेशा, ये हमें बहुत मीठी लगती है, लेकिन यही हम अगर यदि किताबी भाषा बोले तो बहुत अटपटी सी लगती है। हमें अपनी जो डेली यूज़ में जो हम भाषा बोलते हैं वही हमें प्यारी लगती है, और वही भाषा हम हर जगह यूज़ करते हैं। यहाँ भी इस पंक्ति का अर्थ वही होता है, देसी भाषा सबको मीठी लगती है। इसमें वैसा ही अपभ्रंश देसी भाषा का मिला हुआ। मैं कहता हूँ विद्यापति ने अपभ्रंश में भिन्न प्रचलित बोलचाल की भाषा को देसी भाषा कहा है, अतः हम भी इस अर्थ में इस शब्द का प्रयोग कहीं कहीं आवश्यकता अनुसार करेंगे। इस आदिकाल के प्रकरण में पहले हम अपभ्रंश की रचनाओं का संक्षिप्त उल्लेख करके तब देसी भाषा की रचनाओं का उल्लेख करेंगे। तो हम आगे जो पढ़ेंगे, पहले हम अपभ्रंश भाषा की रचनाओं का उल्लेख देखेंगे, शुक्ल जी करते हैं, उसके बाद वो देसी भाषा पे जाते हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हम आज आगे ना बढ़कर
हम आज प्रकरण 1 तक ही पढ़कर वीडियो को स्टॉप करते हैं। हम इसके आगे की क्लास में प्रकरण 2 को पूरा पढ़ेंगे। अभी तक हम जो पढ़े, बस हम पढ़े कि उसमें अब जो पढ़े देसी भाषा, विद्यापति के ये कोटेशन, किस तरह से प्राकृताभास रही, 14वीं शताब्दी के मध्य कौन सी भाषा रही, सारंगधर हमीर के वीरता में कौन सा पंक्ति यहाँ पर है, जिससे पता चलता है कि ये बोलचाल की भाषा पहले जो वो प्राकृताभास भाषा चली थी उनमें लिखा गया है। और ये आप ज़रूर नोट कर लीजिएगा क्योंकि ये बहुत बार पूछा जाता है, इसे आप नोट कर लीजिएगा। चलिए, धन्यवाद। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा।